दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकला में घुमावदार रेखाएं सामान्यतः किसका प्रतीक मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गति और तरलता। घुमावदार रेखाएं लचीलापन, प्रवाह और सौम्यता का बोध कराती हैं। ये रेखाएं तरलता और गति का प्रतीक होती हैं, जिसे चित्र में नम्रता और कोमलता का आभास होता है। कलाकार इन रेखाओं का प्रयोग प्रायः नारी आकृतियां बनाने, प्रकृति और गतिशील वस्तुओं में करते हैं। इनके माध्यम से दर्शकों को एक प्रवाहित ऊर्जा का अनुभव होता है। इसलिए घुमावदार रेखाएं गतिशीलता को भावनात्मक स्तर पर व्यक्त करने का एक माध्यम बनती हैं। अगला प्रश्न है, वॉश तकनीक किस माध्यम से जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल रंग चित्रण में। यह एक ऐसी विधि है जिसमें पतली पारदर्शी रंगों की परतों को एक के ऊपर एक लगाया जाता है। इन धुले हुए रंगों की परतों से चित्र में एक विशेष प्रकार की चमक और पारदर्शिता आती है। जल रंग की प्रकृति ऐसी है कि वह सूखने पर एक हल्की पारदर्शी परत छोड़ता है, जो वॉश तकनीक के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है कि चित्र में स्पेस का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गहराई और दूरी का आभास देने के लिए। कलाकार फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड के तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए दर्शकों के लिए एक त्रिआयामी अनुभव बनाते हैं। खाली स्थान पर कुशलतापूर्वक उसका उपयोग करके वे वस्तुओं के बीच की दूरी, परिप्रेक्ष्य और समग्र रूप चित्र की संरचना को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 कथन हैं, इसमें कौन सा सही है? तो इसको ध्यान से पढ़िए और जो सही कथन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा वाला। रेखा वास्तव में किसी भी चित्र की प्रारंभिक और सबसे बुनियादी संरचना होती है, जिसके बिना रूप और आकार का निर्माण असंभव होता है। वहीं जलरंग चित्रों की पहचान ही उनकी पारदर्शिता से ही होती है, जहां रंगों की परतें एक दूसरे के माध्यम से दिखाई देती हैं, जिससे एक विशेष चमक और गहराई आती है चित्र में। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में पारंपरिक रूप से कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लकड़ी की छड़ी, कपास और प्राकृतिक रंग। मधुबनी चित्रकला में पारंपरिक रूप से लकड़ी की छड़ी, रुई और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग पौधों, फूलों, मिट्टी और कोयले से बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए कुसुम, काले रंग के लिए जला हुआ चावल, पीले रंग के लिए हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। चित्रों की रूपरेखा प्रायः बांस की टहनी और या सूखे कपड़े से बने पेन से खींची जाती है। ये पारंपरिक साधन इस कला को प्रकृति के करीब और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रों का प्रमुख विषय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीनाथ जी और उनकी लीलाएं। ये चित्र विशेष रूप से नाथद्वार राजस्थान में बनाए जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय विशेषकर पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। पिछवाई शब्द का अर्थ है कि पीछे से है, क्योंकि ये चित्र श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों, उनके बचपन की लीलाओं, त्योहारों और मौसमों के अनुसार श्रीनाथ जी के श्रृंगार को अत्यंत विस्तार और भक्ति भाव के साथ चित्रित किया जाता है। ये चित्र भक्तों के लिए
अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र शैली और उसकी जो विशेषताएं हैं उसका सही मिलान करना है। तो ये एक तरफ चित्र शैली है, दूसरी तरफ विशेषता है, तो कौन सा ग्रुप इसमें सही है ये पता करना है। तो ये है ऑप्शन डी, जो है वो सही है। मुगल चित्रकला अपनी सूक्ष्मता और यथार्थवादी शैली के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी चित्रों में भक्ति रस और सौंदर्यता की प्रधानता होती है, विशेषकर राधा कृष्ण संबंधी विषयों में। अजंता की चित्रकला भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म की कथाओं को चित्रित करती है। वहीं मधुबनी चित्रकला में लोक रंग, प्रतीकात्मकता और पारंपरिक रूपों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। कथन है कि मुगल चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों का यथार्थ चित्रण मिलता है, और इसका कारण बताया गया है कि मुगल चित्रकार यूरोपीय तकनीकों से प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मानव आकृतियों का यथार्थ चित्रण मिलता है। ये यथार्थवाद मुख्यतः यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित था, जो मुगल दरबार में आए विदेशी चित्रकारों और मिशनरियों के माध्यम से पहुंचा। मुगल चित्रकारों ने छाया, प्रकाश, परिप्रेक्ष्य और सूक्ष्म विवरणों का प्रयोग यूरोपीय शैली से सीखा है। जहांगीर विशेष रूप से प्रकृति प्रेमी था और यथार्थ चित्रण को बढ़ावा देता था। अगला प्रश्न है, फोकल पॉइंट का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबसे आकर्षक भाग। चित्रकला में फोकल पॉइंट का तात्पर्य चित्र के सबसे आकर्षक भाग से है। यह वह क्षेत्र होता है या तत्व होता है जिस पर दर्शक की आंखें सबसे पहले और स्वाभाविक रूप से जाती हैं। कलाकार विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एक फोकल पॉइंट बनाते हैं, जैसे कि रंग, कंट्रास्ट, आकार, प्लेसमेंट या विवरण का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि दर्शकों का ध्यान एक विशिष्ट संदेश, विषय या भावनात्मक प्रभाव पर केंद्रित करना होता है। फोकल पॉइंट चित्र की संरचना और उसकी कहानी कहने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे चित्र अधिक प्रभावी और यादगार बनता है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में टिंट क्या होता है या क्या दर्शाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रंग प्लस सफेद। चित्रकला में टिंट शब्द रंग में सफेद रंग मिलाने से बनने वाले हल्के शेड्स को दर्शाता है। जब किसी शुद्ध रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है, जैसे कि लाल, पीला, नीला में से किसी में भी, तो उस रंग का हल्का संस्करण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लाल में सफेद मिलाने पर गुलाबी, और नीले में सफेद मिलाने पर वो स्काई ब्लू रंग निकल कर आता है। टिंट का उपयोग अक्सर चित्रों में चमक, हल्कापन और वायुमंडलीय प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभाववादी चित्रकला के प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश और क्षण की अभिव्यक्ति। इस कला शैली के कलाकार स्टूडियो के बजाय खुले में पेंटिंग करना पसंद करते हैं, जिससे वे बदलते हुए प्रकाश और वायुमंडलीय प्रभाव को सीधे चित्रित कर सके। उनका लक्ष्य किसी विषय का यथार्थवादी या बारीक विवरण प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि उस क्षण विशेष में प्रकाश और रंग ने उनकी आंखों पर जो प्रभाव डाला उसे पकड़ना था। वे प्राय छोटे मोटे ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते थे ताकि गति और क्षणभंगुरता का एहसास हो सके, और इस प्रकार अपने चित्रों में एक तात्कालिकता और जीवंतता ला सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। यानी कि सूची 1 में शब्द हैं और सूची 2 में उनका अर्थ है। तो ये 4 शब्द हैं, तो इसका सही जो ग्रुप है वो कौन सा है, कूट कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए। ह्यू का अर्थ होता है मूल रंग या रंग का प्रकार, जैसे कि लाल, नीला शेड्स तब बनता है जब
रंग में काला मिलाया जाता है जिससे रंग गहरा होता है। टिंट वह रंग होता है जिसमें सफ़ेद मिलाया जाता है जिससे रंग हल्का होता है। वैल्यू रंग की गहराई या हल्केपन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कला मनोविज्ञान से जुड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश। कला मनोविज्ञान कला के निर्माण, अनुभव और धारणा से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें कलाकार की प्रेरणाएं, दर्शक की भावनाओं पर कला का प्रभाव और रचनात्मकता की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रेरणा और भाव सीधे तौर पर कला के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे कला निर्माण और उसके स्वागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सृजनात्मकता कला मनोविज्ञान का एक केंद्रीय विषय है जो कलात्मक अभिव्यक्ति की उत्पत्ति की पड़ताल भी करता है। अगला प्रश्न है, समीक्षा शब्द किस पद्धति से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक निरीक्षण। समीक्षा शब्द का अर्थ है किसी कलाकृति, प्रदर्शन या सिद्धांत का गहन विश्लेषण और मूल्यांकन करना। यह प्रक्रिया केवल एक तरफा राय नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित और विचारशील दृष्टिकोण है। हालांकि यह कला की व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित हो सकती है, लेकिन एक प्रभावी समीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ अवलोकन और तार्किक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह वैज्ञानिक निरीक्षण से जुड़ी है क्योंकि इसमें प्रमाणों, तर्कों और स्थापित मानदंडों के आधार पर एक सुसंगत और संरचित मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक रचनात्मक कलाकार में आवश्यक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवीन प्रयोग की प्रवृत्ति। एक रचनात्मक कलाकार वह होता है जो मूल और अभिनव कलाकृतियों का निर्माण करता है। नवीन प्रयोगों की प्रवृत्ति इस रचनात्मकता की कुंजी है। यह कलाकार को नए विचारों, तकनीकों और सामग्रियों को आजमाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसकी कला में मौलिकता और विकास आता है। अनुकरण क्षमता या निर्देशानुसार कार्य कलाकारों को दूसरों के काम की नकल करने या सीमाओं में बंधने के लिए प्रेरित करते हैं, जो रचनात्मकता के विपरीत है। अगला प्रश्न है, तकनीकी दृष्टि से शेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश और छाया का नियंत्रण। शेडिंग चित्रकला और ड्राइंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी वस्तु की त्रि-आयामी प्रभाव देने के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से प्रकाश और छाया का नियंत्रण है। कलाकार विभिन्न पेंसिल स्ट्रोक, रंगों या माध्यमों का उपयोग करके हल्के से गहरे टोनल ग्रेडियंट्स बनाते हैं, जिससे वस्तु पर प्रकाश पड़ने और छाया का बनने का भ्रम पैदा होता है। यह तकनीक रेखाओं की दिशा, रंग की मात्रा या रंग संयोजन से अधिक वस्तु की मात्रा, गहराई और बनावट को दर्शाने के लिए प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अंतरों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, स्पेस एवोल्यूशन चित्र में कैसे उत्पन्न होता है या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य और वैल्यू से। स्पेस एल्यूजन या स्थानिक भ्रम एक द्वि-आयामी सतह पर गहराई और दूरी का आभास करने की कलात्मक तकनीक है। यह मुख्य रूप से परिप्रेक्ष्य और वैल्यू के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। परिप्रेक्ष्य वह विधि है जिसमें वस्तुओं को दूर होने पर छोटा और पास होने पर बड़ा दिखाया जाता है, जिससे दूरी का भ्रम पैदा होता है। वैल्यू का उपयोग वस्तुओं को त्रि-आयामी आकार देने के लिए किया जाता है। गहरी वैल्यू वाली वस्तुएं पास और हल्की वैल्यू वाली वस्तुएं जो है वो दूर दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला आलोचना के अंग नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रंग भरना। कला आलोचना कलाकृतियों का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके 3 मुख्य अंग होते हैं। वर्णन, जिसमें कलाकृति के दृश्य तत्वों का जो है वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और विश्लेषण, जिसमें कि
इन तत्वों के बीच संबंधों और कलाकृतियों के सिद्धांतों की पहचान की जाती है। मूल्यांकन, जिसमें कलाकृति के कलात्मक मूल्य और महत्व पर निर्णय लिया जाता है। रंग भरना एक तकनीकी प्रक्रिया है जो कलाकृति के निर्माण का हिस्सा है, न कि उसकी आलोचना या विश्लेषण करने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि और प्रक्रिया का सही मिलान करिए। यानी कि सूची 1 में विधि दी गई है और सूची 2 में प्रक्रिया है। तो इसका सही ग्रुप कौन सा होगा या कूट कौन सा होगा? तो वो है ऑप्शन सी। जैसे कि गढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु से सामग्री हटाकर आकार दिया जाता है, तो यह हटाना कहलाती है। ढलाई में पिघले पदार्थों को सांचे में डालकर कोई आकृति बनाई जाती है, इसे ढालना कहते हैं। उकेराई में सतह पर गहराई देकर आकृति बनाई जाती है, जिससे यह गहराई देना कहलाती है। फ्रेस्को तकनीक में दीवार पर गीली प्लास्टर पर रंगों को चित्रांकन किया जाता है, इसलिए यह दीवार पर चित्रांकन से संबंधित है। ये सभी तकनीकें कला निर्माण की विविध विधियों को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रण मिक्स्ड मीडिया में सम्मिलित हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि टेक्सचर, कोलाज, और चौथा नंबर है वस्त्र या धातु जोड़ना। तो मिक्स्ड मीडिया कलाकृति वह होती है जिसमें एक से अधिक माध्यमों या सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टेक्सचर विभिन्न सतहों पर सामग्रियों के उपयोग से बनाया जा सकता है, जो अक्सर मिक्स्ड मीडिया का हिस्सा होता है। कोलाज मिक्स्ड मीडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां विभिन्न सामग्रियों जैसे कि कागज, कपड़े, अखबार आदि को एक साथ चिपकाकर एक नई कलाकृति बनाई जाती है। और इसी प्रकार वस्तु या धातु को जोड़ना से सीधे तौर पर मिक्स्ड मीडिया के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक कला माध्यमों के साथ गैर पारंपरिक सामग्री जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलेशन आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला के अनुभव को बदलना। इंस्टॉलेशन आर्ट एक समकालीन कला रूप है जो एक विशिष्ट स्थान के लिए बनाई जाती है और अक्सर दर्शक को उस स्थान के भीतर ले जाकर कला का अनुभव कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य कला के अनुभव को बदलना है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो जैसे कि पेंटिंग या मूर्ति कला के विपरीत इंस्टॉलेशन आर्ट अक्सर त्रिआयामी होती है और दर्शकों को उसके चारों ओर घूमने, उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देती है, जिससे एक संवेदी और इम्प्रेसिव अनुभव बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पारंपरिक शिल्प कला में आती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेराकोटा, उकेराई। पारंपरिक शिल्पकला में उन कला रूपों, तकनीकों को संदर्भित करती हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और प्रायः किसी विशेष संस्कृति या क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जैसे कि टेराकोटा एक प्राचीन मिट्टी के बर्तनों और मूर्ति कला की तकनीक है जिसमें पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता है। उकेराई एक पुरानी प्रिंट मेकिंग और सजावटी कला तकनीक है जिसमें धातु पर अन्य कठोर सतहों पर डिजाइनें उकेरी जाती हैं। ये दोनों तकनीकें जो है सदियों से चली आ रही हैं और पारंपरिक शिल्प कला विधियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रकला में प्रकाश प्रभाव को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कागज की सफेदी। जल रंग चित्रकला में प्रकाश प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए कागज की प्राकृतिक सफेदी का ही उपयोग किया जाता है। जल रंग पारदर्शी होते हैं जिससे चित्रकार सफेद रंग नहीं भरते, बल्कि जहां प्रकाश दिखाना हो वहां रंग नहीं लगाते और कागज की सफेदी को ही झलकने देते हैं। यही जल रंग की सबसे अनूठी विशेषता है। इससे चित्र में एक चमक और स्वाभाविकता बनी रहती है जो उसे हल्का या जीवंत बनाती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। तो कथन है कि एनकास्टिंग पेंटिंग में चमकदार प्रभाव आता है और इसका कारण है क्योंकि इसमें वैक्स आधारित रंगों का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है उसकी कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है। एनकास्टिंग पेंटिंग एक प्राचीन चित्रकला तकनीक
जिसमें रंगों को मोम के साथ मिलाया जाता है। इस तकनीक में गर्म वैक्स को रंगों के साथ मिश्रित कर सतह पर लगाया जाता है, जिससे सतह पर चमकदार और पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न होता है। वैक्स आधारित रंग सूखने पर चमक बनाए रखते हैं और दीर्घकालिक संरक्षण भी प्रदान करते हैं। यह तकनीक मिस्र और ग्रीक सभ्यताओं में अत्यंत लोकप्रिय रही है। इसलिए दोनों कथन सही है और कारण भी कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि मूर्ति कला में ढलाई तकनीक हेतु सामान्यतः उपयोग की जाने वाली धातु है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांसा। मूर्तिकला में ढलाई एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें पिघली हुई धातु को सांचे में डालकर आकृति बनाई जाती है। इस प्रक्रिया के लिए कांसा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। कांसा तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है जो ढलाई के लिए आदर्श गुण प्रदान करता है। यह आसानी से पिघल जाता है और ठंडा होने पर मजबूत और टिकाऊ बनता है। अगला प्रश्न है चित्रकला में स्पेस को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिप्रेक्ष्य के द्वारा। चित्रकला में स्पेस या स्थान को दर्शाना कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे दो आयामी सतह पर त्रिआयामीता का भ्रम पैदा किया जा सके। इसे दर्शाने का सबसे प्रभावी तरीका परिप्रेक्ष्य है और परिप्रेक्ष्य वह तकनीक है जिसके माध्यम से वस्तुओं की दूरी, गहराई और आकार का भ्रम पैदा किया जा सकता है। इसमें समानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाना और दूर की वस्तुओं को हल्का या धुंधला दिखाना शामिल होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त डॉक्यूमेंटा कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी, कैसल में। डॉक्यूमेंटा दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित समकालीन कला प्रदर्शनी में से एक है, जिसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में जर्मनी के कैसल शहर में होता है। यह प्रदर्शनी आधुनिक और समकालीन कला के क्षेत्र में नए विचारों, प्रवृत्तियों और विवादास्पद कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। डॉक्यूमेंटा की स्थापना वर्ष 1955 में आर्नोल्ड बार्डरे ने की थी, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करना था और उन कला रूपों को सामने लाना था जिन्हें नाजी शासन ने पतित घोषित किया। अगला प्रश्न है अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावनाओं की तीव्र प्रस्तुति। अभिव्यक्तिवाद 20वीं सदी की शुरुआत का एक प्रमुख कला आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य कलाकार की भावनाओं की तीव्र प्रस्तुति करना था। इस आंदोलन के कलाकार बाहरी वास्तविकता की हूबहू चित्रित करने के बजाय अपनी आंतरिक भावनाओं, मनोदशाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करने पर बल देते थे। वे प्रायः विकृत आकृतियों, चमकीले रंगों और मजबूत ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते थे, जिससे अपनी भावनात्मक तीव्रता को दर्शा सकें। अगला प्रश्न कथन कारण पर आधारित है। कथन है कि ललित कला अकादमी अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित करती है और कारण है कि यह केवल संगीत प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ए तो सही है लेकिन उसका कारण आर गलत है। ललित कला अकादमी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो दृश्य कलाओं जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक आर्ट आदि को बढ़ावा देती है। यह अकादमी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित कर कार्यशाला, प्रदर्शनी और कला शिविरों का आयोजन करती है, लेकिन इसमें संगीत प्रदर्शनियां या इसकी प्रमुख गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, और निम्नलिखित में से कौन सी बातें समकालीन कला को परिभाषित करती हैं। तो इसके 4 ऑप्शन ग्रुप बने हुए हैं और इसमें कौन सा ग्रुप सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समकालीन कला आधुनिक कला के बाद की कला है जो वर्तमान समय की कलात्मक अभिव्यक्तियों को दर्शाती है। इसे परिभाषित करने वाले प्रमुख जो लक्षण हैं, बहु माध्यम का उपयोग,
यानी कि समकालीन कलाकार प्रायः पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए पेंटिंग, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट आदि जैसे विभिन्न माध्यमों का मिश्रण करते हैं। दूसरा, सामाजिक या राजनीतिक टिप्पणी। समकालीन कला प्रायः समाज, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर मुखर टिप्पणी करती है, जिससे दर्शक सोचने पर मजबूर होते हैं। और व्यक्तिगत दृष्टिकोण कलाकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उसकी विशिष्ट पहचान समकालीन कला में महत्वपूर्ण होती है, जिससे कलाकृति में उसकी निजी सोच झलकती है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न जिसे आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 30 नए प्रश्नों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ एक बार अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करके तो देखिए, आप सफल कैसे नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।